अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, डोनेल भाई कान पे पट्टी लगा के आ गए मार्केट में फिर, और रिपब्लिकन कन्वेंशन में गए वो, जहाँ पे ऑफिशियली इनको रिपब्लिकन कैंडिडेट का अनाउंस किया गया, और उन्होंने वहाँ पे अपने वाइस प्रेसिडेंट का भी अनाउंस किया। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला गले में पड़ गया है, और जो बाइडेन ने जो कहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बुल्स आई के तौर पे अटैक करना पड़ेगा, वो उसने कहा कि मेरी मिस्टेक थी। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने ये हमला करके अगर मर जाता ना ट्रंप, तो इनका मसला हल हो जाता, लेकिन वो गोली तो लगी नहीं, और ज़ख्मी शेर तो और गले पड़ गया इनके। और ट्रंप की इस वक्त पॉपुलैरिटी पहले भी ज़्यादा थी, और अब तो और आगे बढ़ गई है। आप देखें कि क्लैरेंस हैंडरसन, इन्होंने कहा है, ये अमेरिकन सिविल राइट्स के लीडर हैं, कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक लीडर है। पॉलिटिशियंस तो डाइम हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं, लीडर्स आर प्राइसलेस। तो वाकई ट्रंप एक रिवॉल्यूशनरी लीडर है जो कि, लेकिन मसला वही है कि इसके पास सिर्फ 4 साल होंगे, जबकि होता यह है कि आपको कम से कम 8 साल तो चाहिए, लेकिन इसको गैप दे दिया पहले 4 साल। अब इन 4 साल जो बाइडेन के आए हैं, इसमें इतने मामलात ख़राब कर दिए हैं, गज़ा इसराइल के हवाले से, अरब कंट्रीज से ताल्लुकात के, इसराइल वो यूक्रेन रशिया वार शुरू करा के एक ज़बरदस्त रिफ्ट शुरू कर दी है। यूरोप में एक डिसएग्रीमेंट आ गया है, यूरोप में ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। इतने सारे दुनिया में मामलात ख़राब हो गए हैं। भारत के साथ ट्रंप के ज़माने में जो मोहब्बत और जो ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप था, वो अब डामाडोल है। इन्होंने जो सिखों के खालिस्तानी मूवमेंट, सिखों की तो नहीं है, खालिस्तानी मूवमेंट वाले मेरी नज़र में सिख नहीं है, इनका अपना मफाद है। सिख होते तो ये पाकिस्तान में जो सिखों पे इस वक्त अत्याचार हो रहा है, इनकी लड़कियां अगवा हो रही हैं, उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलते। सिखों के गुरुद्वारे सफाया कर दिया है, इस पे नहीं बोलते। अगर ये सिख होते ना, तो सिख कौम तो हमेशा बहादुरी से सच बोलने पे कभी पीछे नहीं हटी है। तो इनका तो एक पाकिस्तान और अमेरिका की डीप स्टेट का ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा है, जिसको वो पूरा कर रहे हैं। ट्रंप होता तो शायद इस हद तक चीज़ें ख़राब ना होती। अब वापस उसको आके वो सफाइयाँ करनी पड़ेंगी, तो 4 साल में आई डोंट थिंक कि ही विल बी एबल टू ब्रिंग बिग चेंज, लेकिन हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स सी। लेकिन अब ट्रंप आ गया है मैदान में वापस, और उसने रिपब्लिकन कन्वेंशन में अपने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह मुझ पे हमला हुआ और क्या सारी चीज़ें हैं। अजीज़ दोस्तों, जब 2000 में ट्रंप को इलेक्शन ज़बरदस्ती हराया गया, तो अमेरिका में मामलात सड़कों पे आ गए, लोग कैपिटल हिल में घुस गए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में 9 मई हुआ। 9 मई पीटीआई वालों ने प्रोटेस्ट ज़रूर किए थे, लेकिन आर्मी ने उनको उकसाया कि वो गवर्नर हाउस पर हमला करें और ये सब चीज़ें करें, और ताकि इनके ऊपर पाबंदियां लगा सकें और ये सब चीज़ें हों। वैसे ही वाशिंगटन में ट्रंप के हारने पे उसके जो चाहने वाले थे, इसके फॉलोअर्स थे, वो सड़कों पे आए, तो उनको उस हद तक पुश किया गया कि वो जाके सरकारी बिल्डिंगों पे हमला करें। तो ये इसके जवाब में डोमिनिक इज़ो ने कहा है कि देखें, ट्रंप को गोली लगी, कोई हंगामे नहीं हुए, रायट्स नहीं हुए, किसी ने आग नहीं लगाई, किसी ने कोई लूट मार नहीं की, कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि लिबरल्स जो हैं वो सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं है। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट का अनाउंस किया है, और वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर हैं ओहायो से, जेडी वैंस जो हैं सेनेटर ओहायो से, उसको पिक किया है
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। काफ़ी अरसे से पेशिंग गोइयाँ हो रही थी, प्रेडिक्शंस हो रही थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन एक कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड, खाली 2 साल से सेनेटर है ये, इसको लिया है। इसके अलावा ये काफ़ी यंग है कंपेयरिंग टू जो पोस्ट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से ही इज़ क्वाइट यंग। खूबसूरती इसकी ये नज़र आई कि इसकी बीवी उषा वैंस है ना, जो उषा चिलुकुरी वैंस, वो इंडियन ओरिजिन की है और इन दोनों ने इंडियन रिचुअल्स को भी अपनाया हुआ है। और वैंस ने ये भी कहा है अपने मुख्तलिफ प्रचारों में कि मुझे सनातनी रिचुअल से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है और मेरे अंदर एक नई शक्ति आती है जब मैं सनातनी मेरी बीवी की जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करता हूँ और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अजीज़ दोस्तों, उषा चिलुकुरी वैंस 2014 तक ये रजिस्टर्ड डेमोक्रेट थी, लेकिन फिर वैंस के साथ शादी के बाद ये रिपब्लिकन पार्टी में आ गई। उषा 1986 में पैदा हुई और इनके पेरेंट्स दोनों इंडिया से थे। शुरू के कुछ साल कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इलाके में गुजरे। उषा ने येल लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की। वैंस ने भी, जेडी वैंस ने भी उसी स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की। ये उषा येल लॉ स्कूल के जर्नल जो होता है उसकी एडिटर भी रही थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमफिल किया। उषा एक बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं। कई सरकारी इदारों में इन्होंने काम किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस ब्रेट कैवानो की असिस्टेंट भी रही हैं। ये दोनों जज रिपब्लिकन सदर के दौर में जज बने थे। अमेरिका में जो जज बनता है वो परमानेंट बनता है, लाइफ टाइम के लिए बनता है। उषा और जेडी वैंस की दोस्ती स्टूडेंट लाइफ में ही हो गई थी। 2014 में दोनों ने शादी की जिसमें इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जैसे ही इनके हस्बैंड, उषा के हस्बैंड जेडी वैंस ने वाइस प्रेसिडेंसी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया, फ़ौरन उन्होंने कैलिफोर्निया की मोंगर टोल्स एंड विल्सन नामी लॉ फर्म जहाँ पे ये जॉब करती थी उससे रिज़ाइन करने का भी फैसला किया। जेडी वैंस एक ज़बरदस्त रिपब्लिकन हैं, उनके भी ख़यालात बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑल दो कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का इतना रोल नहीं होता, सर्टन केसेस में हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट मारा जाए या प्रेसिडेंट को किसी बुनियाद पर रिज़ाइन करना पड़े। जब जॉन एफ कैनेडी मारा गया था तो उसका डेप्यूटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो था वो प्रेसिडेंट बना। जब निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा वाटर गेट स्कैंडल पे तो उसका वाइस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बना। तो ऐसे केसेस में वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है, वरना क्लिंटन का वाइस प्रेसिडेंट अल गोर था, डिक चेनी था, जॉर्ज बुश का, ओबामा का था, ये जो बाइडन, याद भी नहीं है किसी को इनका रोल, क्योंकि इनको कोई ऐसा सच कुछ करने का काम नहीं होता था। लेकिन सर्टन केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो बाइडन 4 साल से प्रेसिडेंट है, कमाला हैरिस कभी किसी प्रोग्राम में चली गई, कभी इधर हो गया वो हो गया, पॉलिसी मैटर्स में उसका कोई रोल नहीं था। जेडी वैंस क्या रोल अदा करते हैं ये देखना होगा। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो बाइडन आएगा ना तो वो रशिया और यूक्रेन को पीस टॉक के लिए टेबल पे लेके आएगा।
क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि मैं अब यूक्रेन को पैसा नहीं दूंगा। ज़ेलेंस्की साला पैसे के लिए खेल रहा है, सीधा सीधा अपने मुल्क को बर्बाद कर दिया सिर्फ पैसे की खातिर। तो ये है कि ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कि मैं इसको अब पैसा वैसा नहीं दूंगा, मैं तो ये जंग ख़त्म करूंगा। तो विक्टर ऑर्बन कहता है कि अब यूरोप को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जंग ख़त्म हो जाएगी, अमेरिका की दोस्ती हो जाएगी, रशिया के साथ मामला सेटल हो जाएंगे, तो यूरोप कहाँ जाएगा भाई? आप अपने मामला क्यों ख़राब कर रहे हैं इतने? तो अभी भी वक्त है कि आप अभी से रशिया से बातचीत शुरू करें और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लें, इससे यूरोप को फ़ायदा होगा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने वार्निंग दी है यूरोपियन मेंबर स्टेट्स को, एक लेटर लिखा है इसने, और उसमें इसने कहा है कि मैं बीजिंग और मॉस्को का दौरा करके आया हूं और मैं समझता हूं कि अब वॉशिंगटन में भी चीज़ें तब्दील होंगी। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो हमें चाइना और रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए। हम अपनी दुश्मनी को क्यों इतना आगे लेके जा रहे हैं? तो बात इसकी बिल्कुल सही है। अब ट्रंप के आने से चीज़ें काफ़ी तब्दील होंगी। और अजीज़ दोस्तों, यूरोप में तो आपको पता ही है कि चीज़ें इतनी साफ नहीं हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ने नवंबर 2017 में बता दिया था कि रोथस्चिल्ड कबाल है ना, उसने हमारी गवर्नमेंट्स में इस हद तक इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, हमारे मीडिया में, हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, कि कोई अब रास्ता बचा नहीं है। और वो इस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट नज़र आती है कि सब एक ही साथ मिलके हैं। वो चलाना चाहते हैं कि दुनिया में एक सरकार हो, एक आर्मी हो और पूरी दुनिया का एक सेंट्रल बैंक हो। रोथस्चिल्ड एक्चुअली ग्लोबल कबाल जो है, लेफ्ट का इकोसिस्टम है, उसका बैंकिंग सेक्टर देखता है और पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को और ये रोथस्चिल्ड वाले पिछले 100 साल से मैनिपुलेट करते हैं और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं एक वीडियो आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। यूके में ये वार्न कर रहे हैं कि यूके के लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे, मुस्लिम विल बी मेजॉरिटी 2050 तक। ये एक आई ओपनिंग वीडियो है जो कि मैं समझता हूँ कि सबकी आंखें खोल देंगी कि अगर आंखें ना खोली आज यूरोप ने, तो याद रखिएगा कि यूके के लोग माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे और उनके पास कोई जगह बचेगी नहीं फिर जाने के लिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. Look at the numbers involved and the fact that we are going to become a minority in our own country before 2050, well before 2050 for the younger people, that I term to be genocide. And I'm backed up again by the United Nations definition on genocide, which quite specifically says, in the present convention, genocide means any of the acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethical, racial or religious group, and deliberately inflicting on that group conditions of life calculated to bring about its physical destruction, in whole or in part. Now, go to any city centre which is inundated with the third world. You will not see any white people in Tower Hamlets. You won't see white people in all parts of Luton, parts of Leicester, all across the country, because they have been driven out. They have lost their right to exist as a culture and a race in their own country. This is what's happened in an incredibly short period of time, and it started from a small base. Now that small base of people, when they double, when their demographic doubles from
100,000 to 200,000, it doesn't really matter. But when you get to the point now where we've got 4 million Muslims in this country, they are going to become 8 million within the next decade, and then 16 million, and then 32 million. And we, meanwhile, are dwindling as a race. Our government is against us, our media is against us, we are losing a racial war, we are losing a cultural war, and we've lost, essentially, today, because we're standing up now trying to do something about it, but we are not helped by our own people who are running our government and running our country and running our education and running our media and running our councils. They are intent on seeing us reduced to a small, servile race of people. Why they want to do this, I simply don't know. Some of them are evil, some of them are naive and stupid and don't understand, but combined with the evil and with the naivety, we are in serious, serious trouble, and our children and our grandchildren are going to be utterly confused by how did you allow this to happen, and what sort of people were you to sit back and allow this to happen under your noses because you were frightened of being called a racist? Really, one word has made you sit back and do nothing while your country was ripped from underneath your feet. You have got to be joking. But we're not joking. We are trying to do something about it, but our government, the European Union, the United Nations, they are intent on ripping our country and our culture out from under our feet, and it is so important that we are not allowing ourselves to be called a racist if we stand up and say, I want to protect my country, I want to protect my culture, I want to protect my race. You are the racist because what you are doing is probably the most evil act of criminal racism carried out in the history of mankind. You have deliberately reduced an indigenous people to servitude. They are the racists. The left liberals are the racists. We are decent, proud patriots, and we should be very proud of ourselves, and we've got to keep fighting this until we win. Thank you very much.